नमस्कार दोस्तों। आज हम शुरू कर रहे हैं एक खास श्रृंखला, कार्ल मार्क्स और धर्म। इस श्रृंखला में कुल 5 पाठ होंगे और हर पाठ में हम मार्क्स के विचारों को गहराई से समझेंगे। आज का पहला पाठ है कार्ल मार्क्स का परिचय। अब आप सोच रहे होंगे कि कार्ल मार्क्स आखिर कौन थे? क्यों उनका नाम आज भी राजनीति, समाजशास्त्र और दर्शनशास्त्र की चर्चाओं में लिया जाता है? क्यों उनकी किताबें 150 साल बाद भी पढ़ी जाती हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या उनकी सोच आज भी प्रासंगिक है? इन्हीं सवालों के जवाब आज हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं मार्क्स की जीवन यात्रा से। मार्क्स का जन्म और बचपन। ट्रियर शहर का परिचय। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 को जर्मनी के ट्रियर शहर में हुआ। ट्रियर यूरोप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। उस समय ट्रियर और जर्मनी के हालात बहुत कठिन थे। गरीबी, बेरोजगारी, धार्मिक असमानता और औद्योगिक क्रांति से पैदा हुई परेशानियां। उस दौर में बच्चे भी फैक्ट्रियों में काम करने को मजबूर थे। किसानों की जमीनें बड़ी जमींदारों पर पूंजीपतियों के हाथ चली जाती थीं। गरीब लोग 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते थे। मार्क्स का परिवार। मार्क्स का परिवार यहूदी था, लेकिन उस समय जर्मनी में यहूदियों के लिए कड़े नियम थे। नौकरियां नहीं मिलती थीं, पढ़ाई में रुकावटें थीं। इसी वजह से मार्क्स के पिता हाइनरिच मार्क्स ने परिवार को ईसाई धर्म अपनाने पर मजबूर किया। यह फैसला सिर्फ जीने और आगे बढ़ने के लिए लिया गया। सोचिए, एक बच्चा जिसने अपने ही परिवार को धर्म बदलते हुए देखा हो, उसके दिमाग में धर्म और समाज को लेकर कितने सवाल उठे होंगे। यहीं से मार्क्स के मन में धर्म और सत्ता के रिश्ते को लेकर संदेह पैदा हुआ। बचपन की आदतें। मार्क्स बचपन से ही तेज दिमाग और सवाल पूछने वाला बच्चा था। जहां बाकी बच्चे खेलों में व्यस्त रहते थे, मार्क्स किताबें पढ़ने और चर्चाओं में दिलचस्पी लेता था। वो अक्सर पूछता कि गरीब हमेशा गरीब क्यों रहते हैं? क्या भगवान सच में सबको बराबर देखता है? शिक्षा और शुरुआती प्रभाव। बॉन यूनिवर्सिटी 1835। मार्क्स ने सबसे पहले बॉन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई शुरू की। यहां उन्होंने कानून यानी लॉ लिया। लेकिन सच कहें तो इस समय मार्क्स पढ़ाई से ज्यादा पार्टी और मस्ती में मशगूल रहे। वो डिबेटिंग सोसाइटी में भी शामिल हुए और अक्सर राजनीति पर बहस करते। उनकी बहसें इतनी तीखी होती थीं कि कई बार प्रशासन तक को दखल देना पड़ता। बर्लिन यूनिवर्सिटी 1836। पढ़ाई को गंभीरता से लेने के लिए परिवार ने उन्हें बर्लिन यूनिवर्सिटी भेजा। यहां उनका सामना हुआ हेगल नाम के महान दार्शनिक से। हेगल का मानना था कि इतिहास विचारों की टकराहट से बदलता है। उन्होंने डायलेक्टिक्स का सिद्धांत दिया, जिसमें थीसिस और एंटीथीसिस टकराकर सिंथेसिस बनाते हैं। फिर मार्क्स ने फ्यूअरबाख के विचार पढ़े। फ्यूअरबाख ने कहा, भगवान इंसान की कल्पना है। इंसान ने खुद अपने ही गुणों को ईश्वर पर थोप दिया है। यह विचार मार्क्स के लिए आंखें खोल देने वाला था। उन्हें लगा, अगर भगवान इंसान की कल्पना है तो फिर धर्म असली नहीं बल्कि इंसानी बनाई हुई व्यवस्था है। क्या आपको लगता है कि धर्म इंसान ने बनाया है या सच में कोई दिव्य शक्ति है? मार्क्स का निष्कर्ष। मार्क्स ने हेगल और फ्यूअरबाख से सीख ली, लेकिन अपना रास्ता अलग बनाया। उन्होंने कहा कि इतिहास सिर्फ विचारों से नहीं बदलता, असली बदलाव आर्थिक और सामाजिक संघर्षों से आता है। उदाहरण, हेगल कहते थे कि राजा ईश्वर की मर्जी से सत्ता में है। मार्क्स कहते थे कि राजा सत्ता में इसलिए है क्योंकि उसके पास आर्थिक ताकत है। एंजल्स से मुलाकात। एंजल्स कौन थे? फ्रेडरिक एंजल्स एक अमीर परिवार से थे। उनके पिता का कपड़े का बड़ा बिजनेस था, लेकिन एंजल्स का दिल मजदूरों की हालत देखकर दुखी हो जाता था। मार्क्स और एंजल्स की दोस्ती। 1844 में पेरिस में मार्क्स और एंजल्स की मुलाकात हुई। दोनों ने पहली ही मुलाकात में महसूस किया कि उनकी सोच मिलती है। एंजल्स ने मार्क्स को फैक्ट्रियों में मजदूरों की हालत दिखाई। मार्क्स ने एंजल्स को अपने विचार बताए। इसके बाद दोनों जिंदगी भर के साथी बन गए।
एंजल्स ने न केवल मार्क्स की सोच का साथ दिया, बल्कि उनकी गरीबी में आर्थिक मदद भी की। मार्क्स अक्सर कंगाल रहते थे। उनके पास खाने और बच्चों की पढ़ाई के पैसे तक नहीं होते थे। एंजल्स ही थे जिन्होंने उन्हें बार बार सहारा दिया। कहानी: कहा जाता है कि मार्क्स की मौत के बाद भी एंजल्स ने उनकी अधूरी किताब दास कैपिटल को पूरा करवाने के लिए सालों मेहनत की। क्या आपको लगता है कि एक सच्चा दोस्त हमारी सोच और काम को जिंदगी भर बदल सकता है? तो दोस्तों, आज के पहले हिस्से में हमने जाना मार्क्स का बचपन और परिवार, शिक्षा और शुरुआती प्रभाव, हेगल और फ्यूअरबाख से मिले विचार और एंजल्स की दोस्ती। यही मार्क्स की नींव थी जिसने आगे चलकर पूरी दुनिया की सोच बदल दी। मार्क्स की पत्रकारिता और राइनिश ज़ाइटुंग। कार्ल मार्क्स ने अपनी शुरुआती पहचान एक पत्रकार के रूप में बनाई। 1842 में उन्होंने राइनिश ज़ाइटुंग नामक अखबार से काम शुरू किया। ये अखबार उस समय जर्मनी के उदार और प्रगतिशील विचारों की आवाज था। मार्क्स ने इसमें जो लेख लिखे उनमें कुछ खास बातें थीं। किसानों की समस्याएं, गरीबों पर लगाए जाने वाले अन्यायपूर्ण टैक्स और सरकार की नीतियों की आलोचना। सोचिए, उस दौर में जब अखबारों पर सख्त सेंसरशिप थी, मार्क्स सीधे सीधे सरकार और राजा के खिलाफ लिख रहे थे। यही वजह थी कि 1843 में राइनिश ज़ाइटुंग पर बैन लगा दिया गया और मार्क्स को नौकरी छोड़नी पड़ी। ऑडियंस इंटरैक्शन। सवाल: क्या आज भी मीडिया सरकार के दबाव में रहती है या सच बोल पाती है? यहां रुककर 20 से 30 सेकंड सोचने का वक्त दें। निर्वासन और क्रांतिकारी गतिविधियां 8 मिनट। मार्क्स को अपनी लेखनी और विचारों के कारण कई बार देश छोड़ना पड़ा। पहले उन्हें जर्मनी से निकाला गया, फिर उन्होंने पेरिस में शरण ली। वहां भी जब उनके लेखों ने राजशक्ति को चुनौती दी तो उन्हें फ्रांस से निकाल दिया गया। इसके बाद वो ब्रसेल्स और फिर लंदन पहुंचे। एक इंसान जिसके पास ना पैसे हों, न स्थायी घर, लेकिन विचारों में इतनी ताकत हो कि पूरे यूरोप की सरकारें उससे डरें। यही मार्क्स की असली पहचान थी। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का जन्म। 1848 का साल दुनिया के इतिहास में एक मील का पत्थर था। यही वो समय था जब मार्क्स और एंगल्स ने मिलकर कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा। इसमें क्या लिखा था? अब तक के इतिहास की सारी कहानी वर्ग संघर्ष की कहानी है। पूंजीपति और मजदूर वर्ग के बीच की जंग। मजदूरों को संगठित होकर पूंजीपतियों से सत्ता छीननी होगी। अंत में नारा दिया गया, दुनिया के मजदूरों एक हो। असर। यह किताब छोटी थी, लगभग 50 पन्ने, लेकिन इसका असर बम से भी ज्यादा था। पूरे यूरोप में मजदूरों और किसानों के आंदोलन भड़क उठे। 1848 को रेवोल्यूशन ऑफ द पीपल कहा गया। आपको क्या लगता है, क्या सिर्फ एक किताब सचमुच पूरी दुनिया को बदल सकती है? मार्क्स का परिवार और निजी संघर्ष। मार्क्स की पत्नी जेनी वॉन वेस्टफॉलन एक कुलीन परिवार से थीं। उन्होंने मार्क्स के संघर्षों में हमेशा उनका साथ दिया, लेकिन हकीकत यह थी कि मार्क्स का जीवन बेहद गरीबी में गुजरा। लंदन में उनके घर में कई बार खाने तक की दिक्कत हुई। मार्क्स और जेनी के 7 बच्चों में से सिर्फ 3 ही जिंदा रह पाए। बाकी की मौत गरीबी और बीमारी की वजह से हो गई। फिर भी मार्क्स हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने कहा, मैं कागज पर लड़ाई लड़ता रहूंगा जब तक मजदूरों को न्याय नहीं मिलता। क्या आप सोच सकते हैं कि अगर आपके अपने बच्चे भूख से मर जाएं, तो भी आप समाज के लिए लड़ते रह पाएंगे? रीकैप। तो दोस्तों, आज के दूसरे हिस्से में हमने जाना मार्क्स की पत्रकारिता और राइनिश ज़ाइटुंग, सरकार से टकराव और निर्वासन, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का जन्म और उसका असर, मार्क्स का निजी संघर्ष और परिवार की तकलीफें। यही वे अनुभव थे जिन्होंने मार्क्स को और मजबूत बनाया और उनके विचारों को और धार। मार्क्स की गरीबी और निजी संघर्ष। कार्ल मार्क्स की जिंदगी एक तरफ गहरी सोच और बड़े बड़े विचारों से भरी थी, लेकिन दूसरी तरफ बहुत ही कठिन हालात से भी। लंदन पहुंचने के बाद मार्क्स ने बाकायदा कहा था, मेरे पास सिर्फ कलम है और विचार हैं, इन्हीं से मैं लड़ूंगा। लेकिन हकीकत ये थी कि मार्क्स के पास रहने के लिए पक्का घर तक नहीं था। कई बार तो उन्हें किराए का फर्नीचर गिरवी रखना पड़ा। उनके बच्चों के पास स्कूल की फीस देने तक के पैसे नहीं थे। मार्क्स की पत्नी जेनी ने अपनी सोने की चीजें तक बेच डाली ताकि घर चल सके।
क्या आपको लगता है कि आज अगर कोई इतने संघर्षों से गुजर रहा हो तो भी वो दुनिया बदलने का सपना देख पाएगा? जेनी वॉन वेस्टफैलन की भूमिका। जेनी मार्क्स, कार्ल मार्क्स की पत्नी, केवल जीवन साथी नहीं बल्कि उनकी असली सहयात्री थीं। जेनी एक कुलीन और अमीर परिवार से आई थीं। उनका परिवार सोच भी नहीं सकता था कि जेनी किसी गरीब और बागी विचारों वाले इंसान से शादी करेंगी। लेकिन जेनी ने मार्क्स का साथ चुना। उन्होंने मार्क्स की हर मुश्किल में उनका साथ दिया। जब मार्क्स निर्वासित हुए, जेनी ने साथ देश छोड़ा। जब मार्क्स के पास खाने के पैसे नहीं थे, जेनी ने अपनी चीजें बेच डाली। बच्चों की देखभाल और घर की जिम्मेदारी भी वही निभाती रहीं। ये याद रखना जरूरी है कि मार्क्स के विचार अकेले मार्क्स की देन नहीं थे। उनके पीछे जेनी का त्याग भी उतना ही बड़ा था। मार्क्स के बच्चे और उनकी तकलीफें। मार्क्स और जेनी के कुल 7 बच्चे हुए थे, लेकिन उनमें से सिर्फ 3 ही बड़े हो पाए। बाकी 4 की मौत बचपन में ही गरीबी और बीमारी की वजह से हो गई। कहा जाता है कि मार्क्स जब अपने बच्चों की लाशों को उठाते थे तो उनकी आंखों में सिर्फ आंसू ही नहीं होते थे, बल्कि गुस्सा भी होता था उस समाज पर, उस व्यवस्था पर जिसने उन्हें इतनी तकलीफें दी। क्या गरीबी सिर्फ पैसों की कमी है, या ये इंसान के सपनों और परिवार की खुशियों को भी छीन लेती है? मार्क्स की बीमारियां और संघर्ष। मार्क्स की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि उन्हें लगातार बीमारियां घेर लेती थीं। जिगर की बीमारी, फोड़े और त्वचा की समस्याएं और मानसिक तनाव। लेकिन इसके बावजूद मार्क्स लिखते रहे, रात रात भर किताबों और नोट्स में डूबे रहते। उनकी पत्नी जेनी ने एक बार कहा था, काल की असली दवा उनकी किताबें और उनके विचार हैं। एंगल्स की आर्थिक मदद। मार्क्स के असली दोस्त फ्रेडरिक एंगल्स ने उन्हें जिंदगी भर सहारा दिया। एंगल्स खुद अमीर व्यापारी परिवार से थे। वो जानते थे कि मजदूरों का शोषण कैसे होता है, क्योंकि उनकी फैक्ट्रियों में भी मजदूर काम करते थे। एंगल्स ने मार्क्स की गरीबी देखी और कहा, काल तुम सोचो और लिखो, मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें भूखा ना रहना पड़े। सचमुच एंगल्स ने अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा मार्क्स के परिवार पर खर्च किया। अगर एंगल्स ना होते तो शायद मार्क्स अपनी किताब दास कैपिटल पूरी ही ना कर पाते। क्या आपको लगता है कि एक सच्चा दोस्त हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा हो सकता है? रीकैप। तो दोस्तों, इस तीसरे हिस्से में हमने जाना मार्क्स की गरीबी और संघर्ष, उनकी पत्नी जेनी का त्याग, बच्चों की मौत और निजी दर्द, मार्क्स की बीमारियां और एंगल्स की दोस्ती और आर्थिक मदद। अब मार्क्स का व्यक्तित्व आपके सामने और साफ हो रहा है। एक ऐसा इंसान जिसने सब कुछ खोकर भी हार नहीं मानी। दास कैपिटल की शुरुआत। दोस्तों, मार्क्स की सबसे मशहूर किताब है दास कैपिटल। ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि आर्थिक व्यवस्था का एक्सरे है। मार्क्स ने इसमें समझाने की कोशिश की, पैसा कैसे बनता है, पूंजीपति मजदूरों का शोषण कैसे करते हैं, और ये शोषण धीरे धीरे पूरी व्यवस्था को कैसे खोखला कर देता है। पियुसॉन शरोजे। मार्क्स का मानना था कि अगर हमें समाज की सच्चाई जाननी है तो हमें धर्म या राजनीति नहीं, बल्कि आर्थिक ढांचे को देखना होगा। मजदूर और शोषण की कहानी। मार्क्स ने मजदूर और पूंजीपति के रिश्ते को बहुत गहराई से समझाया। उन्होंने कहा, मजदूर अपनी मेहनत बेचता है और पूंजीपति उस मेहनत से मुनाफा कमाता है। उदाहरण, एक मजदूर दिन भर में 12 घंटे काम करता है, उसे 100 रुपए मजदूरी मिलती है, लेकिन पूंजीपति उसी मजदूर की बनाई चीजें 500 रुपए में बेच देता है। इस बीच का जो 400 रुपए का फायदा है, उसे मार्क्स ने कहा अतिरिक्त मूल्य, यानी सरप्लस वैल्यू। यानी असली शोषण यहीं से शुरू होता है। आज भी बड़े बड़े कंपनियों में डिलीवरी बॉय, ड्राइवर या फैक्ट्री वर्कर दिन भर मेहनत करते हैं, लेकिन क्या उन्हें उतना मिलता है जितना वो डिजर्व करते हैं? पियुसॉन शरोजे, विज्ञान और समाज के साथ रिश्ता। मार्क्स ने कहा कि उनका काम सिर्फ दर्शन तक सीमित नहीं है। वो खुद को वैज्ञानिक समाजशास्त्री मानते थे। उन्होंने समाज को ऐसे देखा जैसे डॉक्टर शरीर को देखता है। शरीर बराबर समाज, बीमारी बराबर शोषण और असमानता, इलाज बराबर क्रांति और बराबरी। क्या समाज को भी इलाज की जरूरत होती है? दास कैपिटल लिखने की मुश्किलें।
मार्क्स ने दास कैपिटल लिखने में 20 साल से ज्यादा समय लगाया। लंदन की ब्रिटिश लाइब्रेरी में वो रोज जाते थे। कहा जाता है कि उन्होंने हजारों किताबें पढ़ीं और नोट्स बनाए, लेकिन मुश्किल ये थी कि पैसे की कमी, बीमारी, बच्चों की मौत और घर की जिम्मेदारियां, इन सब के बीच मार्क्स लिखते रहे। पहला वॉल्यूम 1867 में छपा। बाकी वॉल्यूम मार्क्स की मौत के बाद एंगल्स ने छपवाए। आलोचनाएं और विवाद। मार्क्स के विचारों को हर किसी ने पसंद नहीं किया। कई लोग कहते थे कि मार्क्स खतरनाक हैं क्योंकि वो मजदूरों को बगावत सिखाते हैं। कुछ ने कहा मार्क्स का सिद्धांत बहुत अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकली लागू करना मुश्किल है। क्या आपको लगता है कि सिर्फ किताबों से समाज बदल सकता है, या इसके लिए लोगों का एकजुट होना जरूरी है? रीकैप। तो दोस्तों, इस चौथे हिस्से में हमने जाना दास कैपिटल का महत्व, मजदूर और पूंजीपति का रिश्ता, सरप्लस वैल्यू की थियरी, मार्क्स का वैज्ञानिक दृष्टिकोण और आलोचनाएं। अब मार्क्स सिर्फ एक पत्रकार या क्रांतिकारी नहीं रहे, अब वो दुनिया के सबसे बड़े विचारक। मार्क्स के आखिरी साल। कार्ल मार्क्स की जिंदगी का अंतिम दौर बहुत कठिन रहा। उनकी पत्नी जेनी बीमार रहने लगी और 1881 में उनका निधन हो गया। ये मार्क्स के लिए बहुत बड़ा झटका था। मार्क्स खुद भी लगातार बीमारियों से जूझ रहे थे। फेफड़ों की बीमारी, जिगर की समस्या और लगातार मानसिक तनाव। लंदन में मार्क्स अक्सर ब्रिटिश लाइब्रेरी जाते थे, लेकिन अब उनका शरीर पहले जैसा साथ नहीं दे रहा था। क्या आपको लगता है कि इतने संघर्षों के बाद भी मार्क्स को संतोष मिला होगा कि उनके विचार अब दुनिया भर में फैल रहे थे? 1871 का पेरिस कम्यून। मार्क्स की जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक था पेरिस कम्यून 1871। पेरिस कम्यून क्या था? फ्रांस में मजदूरों और गरीबों ने मिलकर सरकार पर कब्जा कर लिया। पहली बार इतिहास में मजदूरों ने खुद अपनी सरकार बनाई। यह सरकार सिर्फ 72 दिन तक चली, लेकिन इसका असर पूरी दुनिया पर हुआ। मार्क्स की प्रतिक्रिया। मार्क्स ने पेरिस कम्यून को कहा, यह भविष्य की समाजवादी सरकार का पहला प्रयोग है। उन्होंने माना कि मजदूरों को सत्ता मिल सकती है और वो खुद समाज चला सकते हैं। अगर मजदूर सचमुच सत्ता में आ जाएं, तो क्या समाज बेहतर होगा? मार्क्स का निधन। 14 मार्च 1883 को कार्ल मार्क्स ने लंदन में आखिरी सांस ली। उनके अंतिम संस्कार में सिर्फ 11 लोग मौजूद थे, लेकिन उन 11 लोगों में फ्रीडरिक एंगल्स भी थे। एंगल्स ने भाषण दिया और कहा, आज दुनिया का सबसे बड़ा विचारक चला गया। सोचिए, जब मार्क्स मरे तो लोग उन्हें ज्यादा जानते भी नहीं थे, लेकिन उनकी किताबें और विचार आने वाले 100 साल तक पूरी दुनिया को हिला देंगे। मार्क्स की विरासत। मार्क्स ने जो विचार दिए, उन्होंने आगे चलकर रूस की क्रांति 1917, चीन की क्रांति 1949, क्यूबा, वियतनाम और कई देशों में मजदूर आंदोलनों को जन्म दिया। उनका दिया नारा, दुनिया के मजदूरों एक हो, आज भी आंदोलनकारियों की जुबान पर है। रीकैप। तो दोस्तों, इस 5वें हिस्से में हमने जाना मार्क्स के आखिरी सालों की परेशानियां, 1871 का पेरिस कम्यून, मार्क्स का निधन, एंगल्स का भाषण और मार्क्स की विरासत। तो दोस्तों, मार्क्स का जीवन भले ही कठिन था, लेकिन उनके विचार दुनिया को बदलने की ताकत रखते थे।